तो आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में हम जिन टॉपिक्स को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देखेंगे, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस देखेंगे। आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसके साथ साथ हम बेलफर वर्सेस बेलफर भी देखेंगे। थर्ड टॉपिक होगा कंसिडरेशन, सेक्शन 2D, साथ में सेक्शन 25। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टीज हो गए इधर, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे माइनर्स, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अनसाउंड माइंड। देन फिफ्थ टॉपिक होगा फ्री कंसेंट, कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, मतलब ये आपको सेक्शन 13 में मिलेगा। कंसेंसस एड आइटम आपने सुना होगा, कंसेंसस एड आइटम, उसका मतलब होता है सेम थिंग अंडर सेम सेंस, सेम थिंग इन सेम सेंस, जिसके अंदर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो सब कवर करेंगे। लीगैलिटी एंड ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन 23, 4, 57, 58। ब्लू पेंसिल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स 26 to 30, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, क्लेटन्स रूल हम देखेंगे। 11th टॉपिक होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट्स 62, 63। 12th टॉपिक होगा इम्पॉसिबिलिटी, देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे टॉपिक है जो हम कवर करेंगे अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स में। आप फिर से देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये सारे टॉपिक्स, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सारे टॉपिक्स। इन टोटल 14 टॉपिक्स हमारे पास जो बेसिकली हम कवर करेंगे। ये आपका जनरल प्रिंसिपल जो थे हमने कल बात करी थी, आप रिसेंट जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी, सेक्शन 1 to 75 जो जनरल प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये टॉपिक्स उनमें से हैं, उनके टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें कवर करे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रेलेवेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे 3 स्टेजेस में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया था। आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का एक्ट है ये। मतलब ये इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट है। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है उससे पहले का एक्ट है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक्ट है ये। ठीक है, अब इस एक्ट को लाने के लिए 3 स्टेजेस लगी थी, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। तीनों स्टेज हम कवर करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो थी वो 18
1860 में आई। 1860 में स्टार्ट किया गया। 1860 में एक लॉ कमीशन बनाया गया इंग्लैंड में ऑब्वियसली बिकॉज उस टाइम पर ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, सो इंग्लैंड में लॉ कमीशन बनाया गया। उस लॉ कमीशन को इंडियन लॉ कमीशन बोला गया, इंडियन लॉ कमीशन। ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन फर्स्ट स्टेज थी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाने की स्टार्टिंग हुई 1860 में। 1860 में फर्स्ट स्टेज हुई, इंग्लैंड में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंडियन लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया। इंडियन लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया इंडियन लॉ कमीशन ने। ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया उसकी दो क्वालिटीज थी। वो यूनिफॉर्म इन स्टाइल था, यूनिफॉर्म इन स्टाइल, एंड सेकेंड क्वालिटी वाज इट पोजेसेस ग्रेट मेरिट। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्राफ्ट किया गया था और दो क्वालिटीज थी उसमें। यूनिफॉर्म इन स्टाइल था, पोजेस ग्रेट मेरिट, बहुत अच्छी मेरिट थी उसमें। बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज कुछ थे उसमें, पॉलिटिकल इश्यूज थे चल रहे थे इंग्लैंड में, उसकी वजह से इसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब इस एक्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, ये पास नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से। अब आप देखोगे कि एक्ट 1872 का है, 1872। सो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1872 तो इंडिपेंडेंस से पहले का है। इंडिपेंडेंस सपोज 47 में थी, कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में आया। तो और चलो ये भी छोड़ो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस बात को। आप ये बताओ 1872 का एक्ट, 1872, तो इससे पहले रूल कैसे हो रहा था? 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाने की कोशिश की गई, वो सॉरी 60 में, 72 में तो आ ही गया था। 60 में ड्राफ्ट प्रिपेयर करने की डायरेक्शन दी गई इंडियन लॉ कमीशन को। तो 1860 से पहले क्या चल रहा था? इससे पहले क्या क्या सिस्टम था? इससे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कोई लॉ था इंडिया में? इससे पहले गवर्न कैसे हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में? तो इससे पहले आप देखोगे कि इंडिया में पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट है, पर्सनल लॉ, जो कि आप देखोगे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ है आपका, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो वो गवर्न हो रहा था उन सब चीजों से। इससे पहले 1860 से पहले हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनमें अपने प्रोविजंस थे जो सारी चीजों को डील करते थे, कॉन्ट्रैक्ट से, अपने मैरिज से, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, हर चीज से रिगार्डिंग। कोई फॉर्मल लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं था। फॉर्मल लॉ की अगर कोई बात करे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए कोई फॉर्मल लॉ था, तो वो नहीं था। बट पर्सनल लॉ से गवर्न होता था सब कुछ। पर्सनल लॉ वाज गवर्निंग इन इंडिया एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरिजेस। आप देखोगे जैसे मुस्लिम लॉ में मैरिजेस को भी कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया जाता है, इवन दो इट इज अ सेक्रामेंट, लेकिन फिर भी मुस्लिम मैरिजेस को कॉन्ट्रैक्ट से कोरिलेट किया जाता है बिकॉज द कंडीशंस, उसमें हर चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज तक इतना ही काम हुआ, इसको डिसॉल्व कर दिया गया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, वेट अ मिनट।
बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। ओके, बात करते हैं इसके बाद सेकंड स्टेज की। इसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेज पर। आ गया सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमने देखी। फर्स्ट स्टेज में ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया गया, पास नहीं हो पाया। सेकंड स्टेज की अगर बात करें तो सेकंड स्टेज में जो अर्लियर ड्राफ्ट था, जो कि फर्स्ट ड्राफ्ट था, अर्लियर ड्राफ्ट वाज रिवाइव्ड। इसको रिवाइव किया गया, इसी एक्ट को, जो फर्स्ट एक्ट मतलब जो ये ड्राफ्ट था, इसको रिवाइव किया गया, या आप ऐसे कह लो कि दोबारा से इसी पे काम स्टार्ट हुआ, इसी ड्राफ्ट पर। और हाँ, फर्स्ट स्टेज में मैं आपको एक चीज और बता रहा था। ये जो फर्स्ट स्टेज थी, ये था इंग्लैंड में, तो इसमें इंग्लैंड के कुछ प्रोविजंस थे, इंग्लैंड के प्रोविजंस इसमें इंक्लूडेड थे। सेकंड जो ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट में न्यूयॉर्क के कुछ प्रोविजंस, न्यूयॉर्क से कुछ ड्राफ्ट लिए गए, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड से कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए इसमें, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड से, ठीक है। और ईयर इसका था 1865 अप्रॉक्स। इसका कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि 1865 के आसपास में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बट ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको भी रिकॉग्निशन नहीं मिली, इसको भी, ये भी एक्ट नहीं बन पाया। इसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज पर, ओ सॉरी थर्ड स्टेज पर। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज की बात आती है। यहां पर आप ये नाम याद रखना, अपने बेयर एक्ट में लिखो तो बेयर एक्ट में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन। आई होप आपने नाम पहले सुना होगा, सॉरी स्टीफन, सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन। he was the author of he was the author of एविडेंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन्होंने दोनों एक्ट, इन्होंने इन्हीं की डायरेक्शंस में, इन्हीं के उसमें दोनों एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था, इन्हीं के अंडर, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी, ठीक है। ही मेड एंड सुपरवाइज द फाइनल रिवीजन। जो फाइनल रिवीजन हुआ, इन्होंने ही बनाया और सुपरवाइज किया, सुपरवाइज द फाइनल रिवीजन। आई होप आप अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज थी। सर जेम्स स्टीफन ने सुपरवाइज करके अपने डायरेक्शंस में, अपनी गाइडेंस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों इन्हीं के अंडर ड्राफ्ट हुए हैं। जो कि बात करें कि इसको इनेक्ट कब किया गया, तो इनेक्ट की डेट, इनेक्टमेंट की डेट आप लिख सकते हो, इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1870
टू। ठीक है। सर जे स्टीफन भी आपको कई जगह जे स्टीफन भी लिखा हुआ दिखेगा। और केम इन टू फोर्स, ये फोर्स में कब से आया एक्ट? फोर्स में इनेक्टमेंट डेट और के फोर्स एनफोर्समेंट डेट डिफरेंट होती है, क्योंकि जिस दिन बिल पेश होता है उसको और जिस दिन पास होता है वो दोनों डेट अलग अलग होती है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिल को मूव किया, सर जेम्स स्टीफन ने कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल को मूव किया। इनेक्टमेंट डेट थी 25 अप्रैल 1872 और केम इनटू फोर्स, ये किस दिन लागू हुआ? तो लागू होने वाली डेट थी 1 सितंबर 1872। ठीक है। आप यहीं पर साथ में लिख सकते हैं कि एविडेंस एक्ट की भी सेम डेट, एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट भी सेम डेट को ही फोर्स में आया था और सेम डेट को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था। और सेम ऑथर सर जेम्स स्टीफन, सेम ऑथर, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एविडेंस एक्ट दोनों इन्होंने ही टेबल करे थे। टेबल मतलब पार्लियामेंट में, जैसे अब आप देख सकते हो किसी भी बिल को लाने के लिए पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के एसेंट, पहले उसको मेजोरिटी वोटिंग से पास किया जाता है बोथ हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है तो वो एक्ट बन जाता है। और जिस दिन उसको एसेंट मिलती है उसके बाद, जिस दिन उसको एसेंट मिलती है वो उसका, और उसमें जो डेट मेंशन होती है उस दिन उसको बोलते हैं केम इनटू फोर्स, जिस दिन वो फोर्स में आता है एक्ट। ठीक है। बेसिकली जिस दिन प्रेसिडेंट के एसेंट उसको मिल जाती है एक्ट को, उसी दिन वो फोर्स में आ जाता है। तो हमने देखे, एक बार रिवाइज एक बार और देख लेते हैं। 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, इंग्लैंड में ड्राफ्ट क्रिएट हुआ। इंग्लैंड में ड्राफ्ट क्रिएट हुआ। ड्राफ्ट क्रिएट होने के बाद सब कुछ ठीक था, ड्राफ्ट भी ठीक क्रिएट हुआ, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ये डिसॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेज में इसमें न्यूयॉर्क कोड के कुछ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड का कुछ पार्ट इसमें ऐड किया गया, बट ये भी फोर्स में, ये भी टेबल नहीं हो पाया, ये भी बिल। इसके बाद थर्ड स्टेज आई। थर्ड में सर जेम्स स्टीफन ने, थर्ड स्टेज में सर जेम्स स्टीफन ने बिल को टेबल किया। बिल वॉज टेबल्ड। और उसके बाद बिल फोर्स में आया 01/09/1872। ये 3 स्टेजेस है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे फोर्स में आया, इसका क्या बैकग्राउंड है। 1872 ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको बनाया गया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। फर्स्ट स्टेज 1860 में इंग्लैंड में इंडियन लॉ कमीशन था, यूनिफॉर्म इन स्टाइल और पोजेस ग्रेट मेरिट, इसकी क्वालिटीज थी फर्स्ट ड्राफ्ट कोड की। 1872 1872 में, सॉरी 1860 में ये जो पहला ड्राफ्ट था 1860 में था। इससे पहले पर्सनल लॉज हुआ करते थे, हिंदू लॉ के अपने अलग, मुस्लिम लॉ के अपने अलग। सेकंड स्टेजेस के बाद बात करते हैं तो अर्लियर ड्राफ्ट जो था उसी को रिवाइज करने की कोशिश करी गई, उसी में कुछ एडिक्शंस करे गए, उसी में कुछ फेरबदल हुए, लेकिन फिर भी वो एक्ट नहीं बन पाया किसी रीजन की वजह से। 1865 का दौर था ये। इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज सर जेम्स स्टीफन के अंडर में ड्राफ्ट को फिर से इसको सुपरवाइज करा, इसको फाइनल रिवीजन दिया, इसको फाइनल जो इसमें मॉडिफिकेशन करने थे वो किए गए।
और उसके बाद इसको बिल्ड को टेबल कर दिया गया 25 अप्रैल 1872, और उसके बाद ये 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आ गया। क्लियर है? ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर आई थिंक। इसके बाद बात करते हैं, सॉरी चलिए क्यों नहीं रहा, ठीक है, यहां से हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। अब ये क्या होते हैं? सी, कोई भी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, एविडेंस हो, सीपीसी, सीआरपीसी, कोई भी एक्ट हो, हर एक्ट का एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है कि उस एक्ट को लाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, उस एक्ट को किस पर्पज से लाया गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे क्या अचीव करना चाहता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ही लॉ लाता है ऑब्वियसली। और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का मतलब है कि क्या जो लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एविडेंस है, सीपीसी है, सीआरपीसी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रैंड नॉर्म है अकॉर्डिंग टू कैल्सन। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म मीन्स सुप्रीम लॉ, सबसे सुप्रीम, उसके बियॉन्ड कोई लॉ जा नहीं सकता। तो बात करते हैं जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की हम बात करते हैं। आप देखोगे आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, उसमें आप 1G देखोगे जो बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, तीन चीजों की बात करता है, जिसमें आपका प्रोफेशन आता है, जिसमें आपका ट्रेड आता है और बिजनेस आता है। अब ट्रेड और बिजनेस ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिक रिक्वायरमेंट, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू ट्रेड बिजनेस। बड़े क्वांटिटी में बड़े बिजनेसेस को अगर आप देखोगे तो उसमें बिना कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक सी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हर बिजनेस में, हर ट्रेड में, इवन दो प्रोफेशन में भी आज के टाइम पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिकली आप देखोगे, अगर जैसे टीपीए में देखोगे आप, तो टीपीए में भी अगर आप कोई सेल परचेज कर रहे हो, वो भी एक ट्रेड, वो भी एक बिजनेस है, दुनिया का प्रोफेशन है। तो उसमें भी आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी तरीके का बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन अब अगर आप बात करो तो कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है? 19(1)(g) फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से अगर आप बात करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है, कि कोई भी लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीजें लिखी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उससे अपोजिट बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो जैसे अनरीजनेबलनेस, अनरीजनेबलनेस नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजंस में, किसी भी प्रोविजन में अनरीजनेबलनेस नहीं हो सकती। नॉन आर्बिट्रेरीनेस, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकती, नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इसके बाद बात करोगे जस्टिफाइड, या आप कह सकते हो, वेट, कोई अनजस्टिफाइड चीज नहीं हो सकती।
सो ये सब क्या है, ये सब प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमेशा, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, हर किसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। इसके बियॉन्ड बात करते हैं emergence of law of contract। नहीं, वेट, इसको बाद में करते हैं। वेट वेट वेट, इससे पहले बात करते हैं। नाउ टेल मी, आई होप कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपको समझ आया हो। इसके बाद बात करते हैं, इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है? नाउ एग्जॉस्टिव मीन्स व्हाट? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं हो, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं हो। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में सफिशिएंट है। क्या ऐसा है? इसके लिए हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं एक बार। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिएम्बल पे चलते हैं। आपको फर्स्ट पेज पर ही प्रिएम्बल मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिएम्बल पर चलते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 अप्रैल 1872 टेबल हुआ था। 0109/1872 को केम इनटू फोर्स। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज ये प्री का क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। अब यहाँ आपको प्रिएम्बल मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट पहले पेज पर, प्रिएम्बल, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। इतना ही है प्रिएम्बल, एक ही लाइन का है। अब आप इसको समझो, वेयर इट इज एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड, ये बात कर रहे हैं डिफाइन करने की और अमेंड करने की। इसको हाईलाइट कर लें, डिफाइन एंड अमेंड। और आगे बढ़ते हैं, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी बात करता है सर्टेन की। सर्टेन मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट की ये बात कर रहे हैं। अब आप इसमें देख के समझोगे कि डिफाइन एंड अमेंड की बात कर रहा है, मतलब ये डिफाइन कर रहा है और अमेंड कर रहा है जो प्रोविजंस थे। आपको इसमें कहीं भी एक वर्ड नहीं मिलेगा जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब होता है सबको मिला के एक बना देना, कंसोलिडेट। तो डिफाइन एंड अमेंड
अपने आप में ये चीज दिखाते हैं कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इस प्रियम्बल में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि ये एक्ट अपने आप में सफिशिएंट है। इसमें सिर्फ डिफाइन की बात कर रहा है और अमेंड की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं सर्टेन की। सर्टेन मतलब कुछ पार्ट, सर्टेन मतलब स्पेसिफिक पार्ट। स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहा है, मतलब हर पार्ट को इसने ऐड नहीं किया है, सर्टेन पार्ट की बात कर रहा है। सर्टेन पार्ट पे ये एप्लीकेबल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे आप जानते हो सोगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। टीपीए इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद एनआई एक्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सब एक्ट सेपरेट है। इवन दो ये सब कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। इनमें भी आप देखोगे ये मूवेबल से डील करता है, ये पार्टनरशिप से डील करता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और एनआई एक्ट चेक से रिलेटेड जो केस है उनसे डील करता है। तो सर्टेन पार्ट का मतलब क्या, ये हर किसी एक्ट पे तो एप्लीकेबल हो नहीं रहा। इसमें सारे एक्ट तो इंक्लूडेड है नहीं, मतलब जनरल प्रोविजन तो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें सारे ये कंप्लीट अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट तो है नहीं। अगर आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जनरल प्रिंसिपल्स तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जो टीपीए के प्रोविजन है उसके लिए तो आपको टीपीए में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको सेल डीड की बात करते हो तो आपको 50 सेक्शन 54 में आपको प्रोविजन में जाना पड़ेगा। मॉर्गेज की बात करते हो तो आपको टीपीए में जाना पड़ेगा। फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको सोगा में जाना पड़ेगा। गुड्स से रिगार्डिंग कोई सेल परचेज सर्विसेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको जिस तरीके का एग्रीमेंट है उसके एक्ट को आपको साथ में रीड करना पड़ेगा। सी एग्जॉस्टिव अगर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको किसी भी तरीके के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ता। इवन दो सर जेम्स स्टीफन ने ये कोशिश किया था स्टार्टिंग में, उन्होंने इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही, जैसा कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था, कि इसी एक्ट के अंदर सोगा को और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्रिएट किया गया था उस टाइम पर सोगा और पार्टनरशिप भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थी। बट उस टाइम पर सर जे स्टीफन ने ये सोचा था, उस ड्राफ्ट कमेटी ने ये सोचा था कि हर एक्ट को इसी के अंदर कंसोलिडेट कर दिया जाएगा और इसको एक फुल एंड फाइनल कंप्लीट एक्ट बना दिया जाएगा जिससे बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि अगर इतने सारे एक्ट को एक उसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये तो बहुत बल्कि एक्ट बन जाएगा। ये तो इतना, मतलब अगर आप सोचो कि सोगा, पार्टनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनआई एक्ट और एक दो अगर कमर्शियल कोड भी है इसके अलावा, अगर इन सबको आप एक ही एक्ट में ऐड कर दोगे तो ये तो बहुत बल्कि बन जाएगा। तो फिर यही सोचा गया कि इनको सेपरेट ही ज्यादा बेटर है। तो इस वजह से आप देखोगे कि सारे एक्ट ये सब अलग अलग है और आपको बेसिक जो प्रिंसिपल्स मिलेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। बेसिकली आप ये देख सकते हो जिसमें कंसोलिडेट वर्ड का यूज नहीं हुआ हो, जिसके प्रियम्बल में, उसको आप कहोगे इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव अगर ये वर्ड यूज नहीं हुआ है तो। जैसा कि आप देख सकते हो डिफाइंड एंड अमेंड यहाँ पर यूज है वर्ड प्रियम्बल में। ठीक है, तो प्रियम्बल हो गया। इसके बाद सेकंड चीज पर आते हैं। इसके बाद नाउ टेल मी वन थिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
1872 का एक्ट है, 1872। अब एक बात बताओ, 1872 एक्ट आज भी एप्लीकेबल कैसे है, आज भी 2022 में? या इससे पहले मान लो कि 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्यों नहीं हटाया, या इसको हम आज तक क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि तो ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ एक्ट है। मोस्टली एक्ट आप देखोगे तो आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले के, सॉरी इंडिपेंडेंस से पहले के एक्ट आपको मोस्टली सारे एक्ट मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है, और है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस से कैसे कंसोनेंस है, कैसे उसके साथ कैसे उससे अबाइड करता है, अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन आप कह सकते हो कि ये आज भी एप्लीकेबल है हमारी कंट्री पर। तो इसके लिए आप देख सकते हो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा 372 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको आर्टिकल मिल जाएगा 372 क्लॉज 1, जो कि ये बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट जो इससे पहले, जो 1949 से पहले लागू है, वो ऐसे ही रहेगा। अगर, लेकिन अगर वो एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई एक्ट है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करता है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस के साथ कंसोनेंस में, तो फिर वो वैलिड रहेगा। ये आर्टिकल 372(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा। शेड्यूल में भी आपको मिल जाएगा, सेवंथ शेड्यूल में आप इसको देख सकते हो, लिस्ट 3 में और एंट्री नंबर 7 में, यहां पर आपको इसका मेंशन मिल जाएगा। इसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया गया। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंटिव है, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल को एडजेक्टिव भी बोलते हैं, बट आप प्रोसीजरल ही लिखो। क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, टेल मी। अब देखोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है। सब्सटेंटिव लॉ होता है विच डिफाइंस या क्रिएट बोल सकते हो, क्रिएट राइट्स एंड लायबिलिटीज। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट करता है कोई एक्ट, डिफाइन हटा देते हैं। कोई एक्ट जो राइट क्रिएट करता है किसी पार्टी में और लायबिलिटी क्रिएट करता है, उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव लॉ। और इन राइट्स एंड लायबिलिटीज को फोर्स में लाने के लिए, इनको एनफोर्स कराने के लिए जो लॉ यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखोगे तो ये राइट और लायबिलिटी क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स राइट एंड लायबिलिटी। तो वी कैन से कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ है ये। ठीक है, डन।
आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं एमरजेंस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इमरजेंस इसका कहाँ से हुआ, कहाँ से। ऑथर जैसे अगर आप देखोगे तो किसने, हम तीन ऑथर्स की बात करेंगे। मतलब इमरजेंस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब से कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में किस जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जूरिस्प्रूडेंस में क्या कहा गया है, और किस जूरिस्ट ने, बेसिकली जूरिस्ट आर दोज पर्सन हु स्टडी लॉ, तो जूरिस्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो पहले बात करेंगे हम सर हेनरी मेन की। सर हेनरी मेन, ही वॉज अ जूरिस्ट, ये एक जूरिस्ट थे जो लॉ के ऊपर स्टडी करते हैं। तो 1861 में इन्होंने कुछ थ्योरी दी। इनकी थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ही वॉज एम्प्लॉय इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रीज में जाते रहते थे, तो उनके वहाँ के कल्चर, वहाँ के सारे लॉज इन्होंने इनको स्टडी करने का मौका मिला। उस ड्यूरेशन में इन्होंने जूरिस्ट ये अपनी थ्योरीज भी इन्होंने दी। इनकी थ्योरीज थी, तो इनकी थ्योरी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट आप बोलोगे स्टैटिक, और दूसरा था प्रोग्रेसिव। अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन, सोसाइटी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की सोसाइटी होती है। एक सोसाइटी होती है जो स्टैटिक रहती है, जो डेवलप नहीं हुई है अभी, वो स्टैटिक है, जैसी ये सेम चल रही है। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब सेम ही होता है। तो ये अनडेवलप्ड आप इसको बोल सकते हो, अनडेवलप्ड सोसाइटी। हमें इसकी बात नहीं करनी है अभी, हम बात करें प्रोग्रेसिव सोसाइटी की। प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होती है, सी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सोसाइटी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे सोसाइटी में डिफरेंस आते जाते हैं, जो एक बात की वैल्यू होती है एक आदमी की। जैसे अनडेवलप्ड आप देखोगे, रूरल एरिया में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आदमी ने बोल दिया, दूसरे आदमी ने उसको ट्रस्ट कर लिया, बात हो गई, जिसने बोला था उसने अपना ट्रस्ट, उसने अपना कमिटमेंट पूरा भी कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं। बट आप देखोगे कि सोसाइटीज में जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, सपोज कोई बिजनेसेस हैं, या जहाँ पर फाइनेंसिस जो रेट है वो कुछ ज्यादा ही है, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो वहां आप देखोगे कि वहां बात की वैल्यू, ओरली ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ज्यादा होती नहीं है। पीपल प्रेफर करते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसको भी फर्दर आप देखो तो इसको भी तीन, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी आप इसको अपने नोट्स में नोट्स बना सकते हैं, और इस, क्योंकि आप इसको जूरिस्प्रूडेंस में आप इसको पढ़ेंगे सारी चीजों को, तो आप इसको तब कोरिलेट कर लेना। लीगल फिक्शन, लेजिस्लेशन। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी को फर्दर तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया, इक्विटी, लीगल फिक्शन, लेजिस्लेशन। यहाँ पर क्या होता है कि लेजिस्लेशन भी होते हैं, लीगल फिक्शंस होती है, क्रिएट होती है, इक्विटी होता है। ये आप बेटर तब समझ पाओगे जब आप जूरिस्प्रूडेंस करोगे। अभी इतना इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हेनरी मेन
ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है ये कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जब इसमें डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है तो पहले तो ये स्टेटस होता है आदमियों का, उसके बाद ये स्टेटस से कन्वर्ट होके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है सोसाइटी, कि पहले स्टेटस पे काम होता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पीपल मूव फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है उसके बाद स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में मूव हो सकती है दुनिया। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था, सर हेनरी मेन की थ्योरी थी। इसके बाद आप देखोगे थ्योरी ऑफ एंसन। थ्योरी ऑफ एंसन, एंसन ने भी एक सेम स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये भी एक जूरिस्ट थे, इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स, मतलब आप इस स्टेटमेंट से क्या समझ पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। जैसे जैसे कॉमर्स, कॉमर्स मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, जैसे जैसे कॉमर्स डेवलप होता है, जैसे जैसे ये सारी चीजें डेवलप होती जाती हैं, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट का जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ही गेव वन मोर थ्योरी। एक थ्योरी इन्होंने और दी, सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं उस थ्योरी को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए है और एक बी है। ए को अपना एक प्लॉट सेल करना है, ये प्लॉट है, ए सेलर है, बी इज बायर। ए को अपना एक प्लॉट सेल करना है, ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो नाउ यू टेल मी कि क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है? नो, ब्रॉड प्रिंसिपल्स आर देयर, ब्रॉड प्रिंसिपल मेंशन है, बट ये इस प्लॉट की वैल्यू क्या होगी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगा आपको? इस प्लॉट की डायमेंशन क्या होगी, इस ये प्लॉट किस दिन सेल होगा, ये प्लॉट, मतलब इससे रिगार्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे आपको? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको प्रोविजंस मिलेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई माइनर एंटर नहीं कर सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई माइनर क्रिएट नहीं कर सकता, कोई माइनर जो है वो सेलर नहीं हो सकता, इसमें कोई इमोरल बात नहीं हो सकती, इसमें कोई इलीगल बात नहीं हो सकती, और इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लॉट मैं आपको सेल करूंगा या तो 10 लाख रुपए में या 50 लाख रुपए में, इस तरीके की बात नहीं हो सकती। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट वॉइड कब होगा, वॉइडेबल कब होगा, ये चीजें तो आपको मिल जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट इसकी टर्म्स होंगी क्या, इसमें जो टर्म्स लिखी गई है वो टर्म्स तो ए और बी खुद ही डिसाइड करेंगे। ए और बी अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद ही डिसाइड करेंगे, दे विल मेक देयर ओन टर्म्स, ओन टर्म्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्लॉट कितने रुपए का है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगा। नो, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट
पार्टीज आर फ्री टू चूज देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टीज फ्री है कि ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को खुद चूज कर सके, किसको सेल करना है, कितने रुपए का करना है। सपोज ये ए के पास एक वॉच है जो उसको बी को सेल करनी है, ये वॉच है, इसकी मार्केट वैल्यू सपोज 5000 रुपीज है, बट बी को ये वॉच पसंद आ गई, बी ए को ऑफर करता है कि मैं आपकी वॉच 20,000 रुपीज में परचेज करने के लिए तैयार हूं। तो ये ए और बी की अपनी विश है कि वो किस चीज को कितने कंसिडरेशन पर परचेज करना चाहते हैं, किस चीज को किस टाइम परचेज करना चाहते हैं, किस मतलब ए की विश है, अगर ए बेचना चाहता है और बी खरीदना चाहता है तो दे कैन गो अहेड, तो कोई इशू ही नहीं है। फ्री कंसेंट, देयर शुड बी फ्री कंसेंट। अगर बोथ द पार्टीज, इफ बोथ द पार्टीज आर इन कंसेंसस एडिडम एंड बोथ द पार्टीज आर डूइंग द एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद देयर ओन फ्री विल, तो कोई इशू ही नहीं है। देयर इज नो इशू। अब चाहे वो उसको 5,000 की जगह 1,000 में सेल करे या 50,000 में सेल करे, अब बी उसको कितने का खरीद रहा है, ये बी की प्रॉब्लम है। बी को अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो वो उसको 20,000 की खरीदे या उसको 50,000 की खरीदे। तो ये चीजें मेंशन नहीं मिलेंगी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। दी मतलब आई मीन टू से इन सिंपल वर्ड्स कि पार्टीज अपनी टर्म्स खुद डिसाइड करेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि उनको किस टर्म्स पे, किस कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं है। ये थ्योरी थी एंसन की, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों पार्टी फ्री होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बट इसी के साथ आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन आप कह रहे हो, आपके ए कह रहा है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये एक प्लॉट है सी का, इसको कब्जा लेते हैं और इसमें से आधा आधा बांट लेंगे। ये सी का प्लॉट है, ए कहता है सी के प्लॉट को कब्जा, अगर बी सी के प्लॉट को कब्जा लेगा तो उसको आधा आधा बांट लेंगे। या मतलब किसी भी तरीके का इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ये कर लेते हैं। या फिर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर ये सी को किल कर देगा तो ए इसको 10 लाख रुपीज देगा सी को किल करने के लिए। सो ये क्या है? ये इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल, ये भी इलीगल है। मतलब यू आर फ्री टू चूज योर ओन कंडीशन, योर ओन टर्म्स, योर ओन कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन आप मतलब कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर आप उसको इसको लेकर जाते हो। आप सपोज ए ने बी के साथ एक जो एग्रीमेंट किया कि 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर आप सी को किल करते हो, तो क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है, इस एग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जा सकता है और कहता है कि ए नहीं सॉरी बी ने सपोज सी को किल कर दिया, बी ने सपोज सी को किल कर दिया, तो क्या बी इस एग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जा सकता है और ए से पैसे मांग सकता है, एनफोर्समेंट, इससे सिविल सूट फाइल करके, इसके ऊपर सिविल सूट फाइल करके कोर्ट में, और इससे अपने पैसे रिकवर कर सकता है रिकवरी सूट में जाकर? नो। अगर ये कोर्ट में जाता है, अगर ये कोर्ट में जाता है और ये सूट को फाइल करता है, सब सी जो क्रिमिनल मैटर है वो तो आपको आईपीसी अपने आप उसको हैंडल करेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर नॉट टॉकिंग अब हियर अबाउट मर्डर और समथिंग, एनी क्रिमिनल एक्ट। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा 10 लाख रुपए का, क्या उसको एनफोर्स किया जा सकता है? द आंसर इज नो, नो, दिस इज इलीगल एक्ट। ये कोर्ट जाते ही उसको भगा देगा, ठीक है, कोर्ट जाते ही उसको बोलेगा गेट लॉस्ट। तो व्हाट आई वांट टू से दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, आप कुछ भी, आप अगर दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेल परचेज करनी है, कोई सर्विस का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी का है, मूवेबल है, कार का है, वॉच का है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, सो दे कैन एंटर इनटू देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, वो अपनी ओन खुद की टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं, उस एग्रीमेंट को दूसरी पार्टी से एनफोर्स किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई एग्रीमेंट अगेंस्ट लॉ है या अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सारे प्रोविजन हम देखेंगे, अगर उन प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो क्या तब भी उसको एनफोर्स किया जा सकता है? द आंसर इज नो। अब इसके बाद देखते हैं अनदर थिंग, एक और एंसन में ही, एंसन में हमने दो चीजें देखी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स, सेकेंड थिंग हमने देखी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शन है उसके, एक्सेप्शन है, इट शुड अबाइड बाय अदर लॉज कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जिसका एक पार्ट है, मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। थर्ड चीज हम देखते हैं इसमें एंसन में, जिसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर, मतलब देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर। अगर ए और बी कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ए और बी, सो देयर ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके और इससे कोई काम करा ले, या बी ए को कोर्जन या फ्रॉड करके कोई काम करा ले। देयर शुड बी इक्वालिटी, नेगोशिएशन दोनों पार्टियों की इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस जस्टिफाइड, प्राइस और सर्विस हमेशा बराबर हो, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि पार्टीज फ्री होनी चाहिए, पार्टीज के ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, कोई गलत तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सपोज आपने कई बार सुना भी होगा, सपोज ए, वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट, जो बाबा होते हैं और जो इस तरीके के आदमी होते हैं जिन पे दुनिया ट्रस्ट करती है आंख बंद कर कर, और एक पर्सन है बी जो एक फॉलोअर है सेंट का, फॉलोअर है, ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलोअर कह सकते हैं हम उसको, ब्लाइंड फॉलोअर। सो व्हाट हैपेंस, ए की बातों में आकर ए अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सॉरी बी अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए को गिफ्ट कर देता है, गिफ्ट पूरी प्रॉपर्टी। लेटर ऑन बी को रियलाइज होता है कि इसके साथ तो फ्रॉड हो गया, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस आता है, या हम आगे देखेंगे, अभी मैं टेक्निकलिटी में जा नहीं रहा हूं, बट फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, सपोज बी को लेटर रियलाइज होता है और बी, क्या अब बी अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग सकता है? क्या इस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में थी या फ्रॉड था या इस तरीके की कोई भी चीजें जो थी, सो बिकॉज द रीजन इज कि यहाँ इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर नहीं थी। अगर सपोज अनड्यू इन्फ्लुएंस था और बी ने अपने ब्लाइंड फेथ के चलते हुए और ए को ये पता होते हुए कि हाँ बी उसका ब्लाइंड फॉलोअर है, और ए इस रीजन ए इसको जानते हुए और बी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके अगर उससे प्रॉपर्टी ले लेता है, इस केस में इस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। इन शॉर्ट, देयर वाज नो इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर।
और एग्जाम्पल अगर लें, सपोज ए इज टर्मिनली इल, मतलब सीरियसली इल या टर्मिनली इल है ए, और एक बी है जो उसका सर्वेंट है। ए बहुत सीरियसली इल है और बी उसका सर्वेंट है, और इसका एक सन है जो फॉरेन में रहता है। उसको सपोज पता नहीं इस बारे में ये इल है या कुछ भी, उसका कांटेक्ट सन से है नहीं, तो बी इसका सर्वेंट है ए का। ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और बी इसकी टेक केयर करता है उस ड्यूरेशन में जब ये सीरियसली इल है। सपोज इसको कोई मेजर डिजीज है। नाउ लेटर जब ए की डेथ हो जाती है, उसके बाद एस अपनी फादर के, बिकॉज ही इज द लीगल हायर, ये लीगल हायर है तो अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए आता है, ये इसका लीगल हायर है, तो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ एस के पास जानी चाहिए। बट लेटर ऑन पता चलता है कि ए ने विल कर रखी है बी के नाम, विल बी के नाम। अब ये इस विल को चैलेंज करता है, कैन ही चैलेंज दिस विल? यस। अब ये जब इस विल को चैलेंज करता है तो बाद में बात पता चलती है कि ये सीरियसली इल था, बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंट करके या उसको किसी तरीके से उसके साथ धोखा करके ये विल बनवाई थी। ये बात सपोज प्रूव हो जाती है कि इस ये विल जो थी फ्रॉड थी या मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ थी, या अनड्यू इन्फ्लुएंस आप मान के चलो, इनइक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग, इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर के हम बात कर रहे हैं। तो सपोज इसमें इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर थी नहीं, बिकॉज ये टर्मिनली इल था। सपोज एजड भी था ये पर्सन, सपोज अबव 80 ईयर्स है और इल भी है, जब इसमें मेंटल फैकल्टीज आदमी की काम नहीं कर रही है। सो इस कंडीशन में अगर बी ने ए से कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या विल कोई चीज कर ली, तो क्या उसको कंसेंसस एडिडम माना जाएगा? कंसेंसस एडिडम भी हम आगे देखेंगे। सेम थिंग इन सेम सेंस, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, सेम थिंग इन सेम सेंस। तो इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है और इसको बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं कि ये विल अनड्यू इन्फ्लुएंस में कराई गई थी या फिर इसमें फ्रॉड था। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, इसको भी आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर ना होने का। यहाँ पर भी बोथ द पार्टीज आर नॉट अंडर सेम सिचुएशन। टेक्निकलिटी में ना जाते हो, अभी मैं इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं ला रहा हूँ। टेक्निकलिटी आप कहो कि ये इस पे तो केस लो है, तो आई नो केस लो है। तो हमने देखा अभी तक, मैं आपको इसमें कुछ नोट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं जिनको एक बार हम देख लेते हैं ब्रीफली। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। 3 स्टेजेस में हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 3 स्टेज में फर्स्ट स्टेज वाज अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में था इंडियन लॉ कमीशन ने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हुआ, यूनिफॉर्म इन स्टाइल है और पोजेस्ट ग्रेट मेरिट, हमने देखा ये। सेकंड स्टेज हमने देखी, सेकंड स्टेज क्या थी? जिसमें न्यूयॉर्क कोड को, न्यूयॉर्क कोड के कुछ प्रोविजंस इसमें ऐड करे गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेज हमने देखी, सर जेम्स स्टीफन मेड एंड सुपरवाइज द फाइनल रिवीजन एंड मूव द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल, जिसको एनेक्ट किया गया 25 अप्रैल, फोर्स में लाया गया 1 सितंबर 1872। ये हमने देखा। अब चाहे तो इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है नहीं है ये हमने देख लिया। डिफाइन एंड अमेंड को समझ लिया। कंसोलिडेट वर्ड यूज उसमें नहीं किया गया, वो हमने देख लिया। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। सर जेम्स स्टीफन introduced the bill. He admitted that it was not a complete law
on the subject of contract. However, he hoped that certain acts, certain other areas like TPA, NIA, etc., would be added in Indian Contract Act subsequently. But in fact, the areas relating to Sales of Goods Act partnership, which were initially a part of Indian Contract Act, were also subsequently repealed from the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्टली ही थॉट कि इन सबको हम उसमें कंपाइल करके एक कंसोलिडेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बना देंगे, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत बल्कि एक्ट हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना. फिर हेनरी मेन के बारे हमने देख लिया, एंसन हमने देख लिया. उसके बाद रोस्को पाउंड रहेगा. ठीक है, रोस्को पाउंड वाज आल्सो अ जूरिस्ट. रोस्को पाउंड भी एक जूरिस्ट थे, जिनकी डॉक्ट्रिन थी डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. इन्होंने डॉक्ट्रिन दी थी सोशल इंजीनियरिंग की डॉक्ट्रिन, which aims at building an efficient structure of society and which balances the conflicting interest of the society, the conflicting interest of the society in order to achieve maximum satisfaction of maximum want of the individual. इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी इन्होंने दी थी, एंड इनकी थ्योरी का एम था कि एफिशिएंट स्ट्रक्चर जो सोसाइटी है, सोसाइटी में इस तरीके के लॉज होने चाहिए जो जिससे सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट हो और सोसाइटी को मैक्सिमम जो है उससे सेटिस्फेक्शन हो. इस तरीके के लॉज जो सोसाइटी में होने चाहिए, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो. द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर आल्सो इनेक्टेड इन अ वे टू जनरेट इफेक्टिव मींस ऑफ अ सोशल कंट्रोल. फॉर एग्जांपल, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. The provisions of Indian Contract Act are also enacted in a way to generate effective means of social control of, for example, Section 23 of Indian Contract Act provides that any agreement which are against social interest are void. तो इसका एग्जाम्पल सेक्शन 23 है, जिसमें आपको मिलेगा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो क्या मिलेगा आपको? वॉइड. तो इनकी थ्योरी आपको जूरिस्प्रूडेंस में भी देखने को मिलेगी. बाकी ये छोटा सा कुछ इनका छोटा सा पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी रेलेवेंट है. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया. फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी एंसन की थ्योरी है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ एक छोटा टॉपिक है. सोर्सेज ऑफ लॉ की अगर बात करेगी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेज क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके सोर्सेज क्या है. तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट है लेजिस्लेशन. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अपने आप में एक सोर्स है. सेकंड थिंग इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है. एज पर आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, जो कि उसके जितने भी इंफीरियर कोर्ट्स हैं सबके ऊपर बाइंडिंग होगी. ये आर्टिकल 141 कहता है. सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो हर किसी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो उसके स्टेट में बाइंडिंग होगी. ठीक है, कस्टम्स हैं. इंग्लिश डिसीजंस अगर आप देखो तो इंग्लिश डिसीजंस जो होते हैं, सपोज इंग्लिश डिसीजंस है जो वहां की कोर्ट ने डिसीजन दिए, तो क्या वो हमारी कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेबल होता है? द आंसर इज नो. वो जजमेंट इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 बाइंडिंग होती है. उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कोई कोर्ट. बट यस, अगर कोई इंग्लिश डिसीजन है तो एक परसुएसिव वैल्यू रखता है, हाई परसुएसिव वैल्यू है उसकी, बिकॉज वी हैव बोरोड आवर लॉज मोस्टली फ्रॉम द लॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, या इंग्लिश लॉ कह सकते हो, क्योंकि हमने इंग्लिश लॉ से अपने बहुत सारे लॉ बोरो किए और हमारा जो एसेंस है लॉ का वो भी उनसे मैच करता है. या कह सकते हो कि इंग्लिश लॉ की जो इंग्लिश जजमेंट्स की जो वैल्यू है एक परसुएसिव वैल्यू है, उसको कोर्ट वैल्यू दे सकता है. बट दिस डज नॉट मीन कि हम उसको उस जजमेंट से बाइंडिंग है. नो. सो ये सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है.
तो बाकी हमने देख लिया सब कुछ। आज के लिए इतना ही।